कल, आज और कल लाल गोयल के संग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि एक वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम बहुत सर्वोच्च स्थल तक पहुंचाया। आज मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। आप हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा। डॉक्टर मुकेश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में। थैंक यू लाल जी। डॉक्टर मुकेश शर्मा भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया एवं भूतपूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के रहे, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का में आता है। आपने टीवी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री को सन 1992 में ज्वाइन किया था। आपने 2001 में सर्वोत्तम डीडी केंद्र के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया। आप के समय में दूरदर्शन मुंबई, डीडी मुंबई का पूरा ही स्वरूप ही बदल गया और वो पूरे भारतवर्ष के रीजनल केंद्रों में नंबर 1 रीजनल मराठी केंद्र रहा कई वर्ष तक। डॉक्टर मुकेश शर्मा को बहुत सारे देश और विदेशों से के अवार्ड, पुरस्कार मिले एवं कई बार इन्हें आपको सम्मानित किया गया, जो इन्होंने कार्य किया था फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए। आपने पीएचडी की हुई है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। इस वक्त आप डीन हैं स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई के। आजकल आप हिंदी में कहानियों का अनोखा अंदाज, एक कार्यक्रम जिसमें करीब लगभग 4 मिनट की एक कहानी होती है, वो आप ऑलमोस्ट लगभग प्रतिदिन लेके आते हैं और वो कहानी का अनोखा अंदाज बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः डॉक्टर मुकेश शर्मा हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर मुकेश शर्मा, वैसे तो आप चिर परिचित हैं, आपको लोग बाग व्यक्तित्व के रूप में प्लस आपकी छवि, क्योंकि आप दूरदर्शन से संबंधित इतने वर्ष तक रहे तो सबने देश और विदेशों में आपको सब पहचानते भी हैं। लेकिन आज हम आपके उस पहलू को थोड़ा सा खगोलना चाहेंगे जिसको मेरे ख्याल से काफी लोग नहीं जानते हैं। वो है आपका बचपन। आप कहाँ पैदा हुए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई और क्या आपका बचपन के संस्मरण आपके साथ हैं, डॉक्टर मुकेश शर्मा? लाल गोयल जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए अपने आमंत्रित किया और उससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको मैं साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप 2 प्रोग्राम एक दिन में कर रहे हैं। आपने तो हम ब्रॉडकास्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मेरा सर जन्म अलीगढ़ में हुआ था और ये उतना लगता नहीं हो देखने में, लेकिन मेरी पैदाइश 54 की है, तो आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि काफी लंबा सफर मेरा रहा है। लेकिन मोस्टली हम लोग यूपी में ही रहे, क्योंकि फादर का जॉब जो था वो रिलेटेड टू यूपी गवर्नमेंट से था, तो इसलिए बाहर निकलने का कहीं ऑल इंडिया सर्विस का हिसाब नहीं बना। तो यूपी में लेकिन यही रहता था, हर 3-3, 4-4 साल में ट्रांसफर्स होते रहते थे। तो गोरखपुर से मुझे याद है कि अलीगढ़ के बाद हम गोरखपुर में शायद आए थे या चंबल गए थे थोड़े समय के लिए। वहां से फिर हम लोग गोरखपुर से फिर बरेली में रहे, मथुरा में रहे, लखनऊ में फाइनली फादर सेटल हो गए थे हमारे आकर के। तो मेरी एजुकेशन जो थी वो इन सारे शहरों में हुई। तो उस वजह से 2 फायदे हुए कि अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ने का मौका मिला बीच बीच में, और हिंदी तो था ही, तो दोनों भाषाओं पे थोड़ा बहुत अच्छा एक वो रहा, कमांड रहा। लिखने, पिताजी मेरे साहित्य रत्न, हिंदी साहित्य रत्न थे, तो उनकी वजह से भी मुझे लिखने पढ़ने का थोड़ा शौक था। घर में पठन पाठन का माहौल भी था। तो वैसी कोई, जैसे कहते हैं उस जमाने में मनोहर कहानियां, ऐसी किताबें घर में नहीं आया करती थी, धर्मयुग, माधुरी और वीकली, ये सब चीज था। तो शुरू से ही थोड़ा सा दृष्टिकोण पिताजी का और सबका ऐसा था कि जैसा कि होता है जमाने मिडिल क्लास फैमिलीज का, वही रखा गया था। लेकिन मेरे मन में शुरू से एक कीड़ा था मीडिया, और वो कीड़ा मैं कैसे निकालता हूँ। फिल्मों का मुझे बहुत शौक था। मीडिया तो अब हम कहते हैं, उस वक्त तो सिनेमा था और इक्के दुक्के दूरदर्शन के केंद्र थे, बहुत ज्यादा दूरदर्शन। शर्मा जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा। मैं पहले थोड़ा सा कोई संस्मरण जो आपको ऐसा याद आता हो बचपन का, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी इतने विद्वान थे, तो कोई संस्मरण आप सुनाना चाहें बचपन का? एक संस्मरण मुझे याद आता है सर। हम लोग तब गोरखपुर में रहा करते थे। मेरी उम्र करीब
मेरे ख्याल है, समझिए सन 62 की बात है, 8 साल 9 साल का रहता था। और हम लोग सेंट मेरीज में मैं पढ़ता था तब गोरखपुर में। और वहां पर चूंकि जैसा मैंने आपसे कहा, पिताजी बहुत ज्यादा धनाढ्य नहीं थे, तो खर्चे वर्चे भी सब लिमिटेड थे। लेकिन जिस स्कूल में हम पढ़ रहे थे वहाँ अमीरों के बच्चे भी पढ़ते थे, तो बच्चे रोज कुछ ना कुछ टॉफी और चॉकलेट और सब चीजें खाते थे। और अपना एक आध हमको मिल गई, किसी ने दे दी, दोस्ती मतलब दोस्ती भी क्या थी, वो तो बचपन ही था। तो एक दिन मुझे कुछ मन में आया कि स्कूल से क्यों ना खरीदा जाए कहीं से, लेकिन पैसे की किल्लत होने की वजह से आप देख सकते, तो मैंने अपनी अकल लगा के पिताजी के बटुए से 1 रुपया निकाला। और मैंने कहा 100 पैसे में तो बहुत सारी मिल जाएंगी, तो मैं 1 रुपया निकाल के चला गया। मुझे मालूम था कि 1 रुपये में पता नहीं चलेगा, इतने पैसों में कहाँ मालूम पड़ेगा कि। अब उसको आप जो भी कहिए, मेरी उस जमाने की बुद्धि का। फिर मैं गया, मैंने कहा और अपना खाया पिया। जब घर लौट के आया तो पिताजी तो एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, रुपया तो 100 पैसे हो गए, बहुत ज्यादा था। तो शाम को आते उन्होंने पूछा बड़े भाई से, छोटी बहन से, कि भाई ऐसे ऐसे मैंने था, इसमें से किसी ने कुछ निकाला है? सबने मना किया। मुझसे पूछा गया। अब वो कहते हैं ना कि मतलब चोर तो पकड़ में आ ही जाता है, तो आप कितना झूठ बोलेंगे। एक थप्पड़ गाल पे पड़ा, फटाफट मुंह से निकला कि हाँ, कि क्यों खाने पीने को नहीं मिल रहा क्या तुमको, क्या प्रॉब्लम थी? कि सर प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, सब स्कूल में खाते थे बच्चे लोग, तो हमें भी टॉफी खाना था, तुमने पैसे मांगे क्यों नहीं? मांगे इसलिए नहीं क्योंकि लगा कि शायद नहीं मिलेंगे, तो तुम चोरी करोगे। हाँ वो तो गलत है। अब ये सवाल जवाब हुए, तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, तुम्हारा मैं शाम को आज आई विल डू समथिंग फॉर यू, ऐसा करके पिताजी ने छोड़ दिया। और शाम को उन्होंने 8 साल 7 साल के बच्चे को एक इतना बड़ा जार, जिसमें करीब 50-100 टॉफियां होती है, छोटी छोटी लेमन चूस बोलते थे हम, वो ला के दे दी कि अब आप सिर्फ इसे खाएंगे और कोई घर का मेंबर नहीं खाए, आप अकेले खाएंगे, ठीक है, यही आपकी सजा है। अब वो सजा ऐसी थी साहब कि मतलब मेरे आंसू बंद नहीं होते थे। जब भी मैं अकेला खोलूं, मैं कैसे खाऊं, और रोज खाएंगे आप और लोग देखेंगे जो आप खा रहे हैं। So that was good enough for me to know that I did something wrong and I should not have done it. That was एक सीख थी। लेकिन एक और चीज थी, मेरा बचपन जो था सर मेरी नानी के पास गुजरा था। मेरे फादर ने मुझे 2-2.5 साल तक तो मैं उन्हीं को अपनी माँ समझता था। तो जब मुझे लेकर आए थे अपने साथ, मुझे अभी तक याद है, तो वो गाड़ी में मैं चला रहा था, मेरी नानी पीछे पीछे भाग रही थी अलीगढ़ में, और मैं रो रहा था कि as if she is my mother and why I am being taken there. I was hardly 4-5 years. तो वो एक बड़ा वो जो आता है। उस जमाने में एक चीज और हो गई थी कि मेरे मामा जी थे, was mentally challenged, but I had a definite liking from him. See, उसके जो बीज थे तब बो दिए गए थे, and that liking continued till I had my own job and I saw to it that he stays with me. And for I mean he was 75 when he died, but about 35-40 years वो मेरे साथ रहे। तो बचपन के ज्यादा संस्कार ऐसे थे नहीं सर, क्योंकि शुरू से मैं बहुत ज्यादा उग्र नहीं था, मैं लंबी रेस का घोड़ा था, मैं बाद में दौड़ा सर। तो आपने जैसे बचपन का बताया और सजा बताई कितनी, लेकिन बड़ी मीठी सजा थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा वो कड़वी भी थी। क्योंकि जब आप सुबह या जिस वक्त भी आप एक लेमन जूस खाते होंगे या चूसते होंगे, तो उस वक्त वो आपको मजारा याद आता, मंजर याद आता था। अब उसके बाद उच्च शिक्षा आपने कहाँ प्राप्त की? मैं फाइनली सर, हमने अपना उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ चुके थे। तो लखनऊ में हमने जो है, वहां पर मैंने अपना बीएससी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ साइंस। और उस वक्त फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेडिकल के लिए उन्होंने किया। लेकिन मेरा कीड़ा चूंकि शुरू से ही था कि कुछ ना कुछ फिल्म से करना है, ये करना है, तो उस चक्कर में मेडिकल में बहुत कोशिश की। लेकिन उस जमाने में जनरल कैटेगरी में हम आते थे, तो 85-86% के ऊपर नहीं आ पाया, 90% का सिलेक्शन हो रहा था। तो हमने कहा हमारे पास का नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, जो कुछ करना था वही वाली बात थी ना कि आप हाथी को पेड़ पर चढ़ना सिखाएंगे तो वो कैसे चढ़ेगा, ये तो बंदर का काम है। तो हमारे अंदर जो गुण थे, वो गुण शायद नहीं देखे उस जमाने में। आज के बच्चे को देख रहे हैं माता पिता उनके कि क्या चीज इसके मतलब की जो आगे बढ़ाया जाए। तो वहां से करने के बाद फिर मेरी कुछ किस्मत कही अच्छी थी या भाग्य ने पढ़ खाया कि एक पोस्ट निकली चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की, जब मैंने बीएससी कर लिया था। और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बॉम्बे में थी, और एक ही पोस्ट थी, प्रोडक्शन मैनेजर की उन्हें तलाश थी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो क्लास 1 पोस्ट थी उस जमाने में सर। और चूंकि क्लास 1 इसलिए कि सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन उसकी 3 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन थी। एक तो ग्रेजुएट, दूसरा एफटीआई का डिप्लोमा, और तीसरा आपकी 25 से 45 साल उम्र और फिल्म का एक्सपीरियंस। अब मेरे पास सिवाय ग्रेजुएशन की उम्र भी मेरी साथ 24 साल थी। लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, मैंने एक खत लिखा। उस वक्त शांताराम जी हुआ करते थे चेयरमैन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के, डॉक्टर वी शांताराम। और मैंने वो खत इसमें यही लिखा कि साहब ठीक है मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन संजय गांधी उस जमाने में चूंकि बहुत हंगामा मचा रहे थे, मैंने कहा उनकी तो 19-20 साल उम्र ही है, तो उम्र का क्या है, आप बुलाइए तो सही, एक बार बात तो कर लीजिए। और फिर मैंने कहा फिल्म का नहीं है, लेकिन टेलीविजन का मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं लखनऊ दूरदर्शन में तब न्यूज पढ़ने लगा था, थोड़ा बहुत काम भी करने लगा था, ऐसे फ्रीलांसर की तरह।
तो मैंने ऐसा मिला जुला करके एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसा लड्डू बनाया कि ये सीधे उतर जाए पेट में उनके और बुला ले मुझे। और मैंने कहा मैं अपने खर्चे पे आऊंगा बम्बई, आपकी जरूरत नहीं हो मेरे रहने का इंतजाम, सर मुझे बुला के बात तो कर लीजिए। और वो खत शांताराम जी के हाथ में पड़ गया सर, और उन्होंने मुझे बुला लिया। और उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरा जिस दिन जाने का दिन आया मुझे अभी तक याद है सर, वो 27 जुलाई थी 1980। 27 तारीख को मुझे लखनऊ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, 10 बजे चलती थी लखनऊ से, और मुंबई में शाम को अगले दिन 4 बजे पहुंचती थी। उस दिन शनिवार था, इतवार को मुझे पहुंचना था, सोमवार को मेरी इंटरव्यू था। अब ऐसा होता है कि आपको याद है जब घरों से पंछी उड़ने लगते हैं तो बाकी पंछी फड़फड़ाते हैं, तो बड़े भाई निकल गए थे, छोटी बहन रोने राने लगी कि यार ये भी चले जाएंगे तो अब घर में मैं अकेले रह जाऊंगी। इस चक्कर में साहब रोने गाने मेरी गाड़ी छूट, अब मेरी गाड़ी छूट गई तो फादर को परेशान हुए कि भाई इसको चांस मिला है जाने का, समझाया बुझाया। रात में फिर मैं लखनऊ मेल पकड़ के दिल्ली पहुंचा। अब दिल्ली में ऐसे गुजरी थी गाड़ी, उधर से फ्रंटियर निकल रहा था सर, तो मैंने बेवकूफी की या क्या कहिए जो लोगों को करना नहीं चाहिए, मैं कूद पड़ा ट्रैक्स पर और पकड़ के मैंने वो ट्रेन पकड़ी, क्योंकि फादर ने मुझे 800 रुपए दिए थे, जो वो कह रहे थे अगर नहीं मिले तो तुम फ्लाइट से चले जाना। उस बंबई से दिल्ली का एयर फेयर 800 रुपए होता था, लेकिन जिस आदमी की 1200 रुपए तनख्वाह उसमें 800 रुपए मुझे दे देगा तो घर में खाएंगे क्या। मैं उस पैसे को बचाने के चक्कर में ट्रेन के उसमें ट्रैक्स पे आ गया। जैसे ही मैं चढ़ा ट्रेन में, वैसे टीटी ने पकड़ा, एक गाल पे मेरे दिया, और कहा मैं स्टूडेंट था, मैंने कही क्या मरना है तुमको, ये करना है। मैंने कहा यार अब छोड़ो तुम जाने तो मेरे को टिकट दो, मैं ऐसे ऐसे हूँ स्टूडेंट हूँ, भैया मुन्ना करके मैंने उससे किया था। और मैं जैसे तैसे करके बंबई पहुंचा, उसी दिन पहुंचा जिस दिन बारिश हो रही थी। उस दिन 31 जुलाई था 1980 का दिन, भयंकर बारिश। ऐसी बारिश मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि हम तो कभी समंदर देखा नहीं था, शहर से बाहर निकले नहीं थे। ब्रदर यहाँ पर थे, वो परेशान थे, तब मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था कि यार ये संडे आने वाला था तो मंडे हो गया, कोई खबर नहीं। अब मंडे को मैं अपना जैसे तैसे पहुंचा, वही बॉम्बे सेंट्रल के पास ही रहते थे वो, उन्होंने फटाफट बैठाया। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं शांताराम जी के सामने वहां पहुंचता हूँ। मैं एक ही अकलमंदी कर गया था सर इस पूरे प्रकरण में, कि जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो उस वक्त इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन एक आती थी, जैसा मैंने आपसे कहा, उसमें एडिटर उस वक्त होते थे एमवी कामत। एमवी कामत ने एक आर्टिकल लिखा था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के ऊपर, वी शांताराम की फोटो के साथ, जो अपनी ठुड्डी पे हाथ रखे हुए, और कवर फोटो थी, उसका टाइटल था माय एम्स एंड एम्बिशन चिल्ड्रन सिनेमा। मैं साहब उसको रट गया, मतलब आई लर्न व्हाट वाज शांताराम सिंह। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई शांताराम जी से, तो मैंने शुरू किया कि साहब हाँ ये नहीं है मेरी उम्र, लेकिन मुझे इसके बारे में मालूम है, मैंने बच्चों की ये फिल्में देखी हैं। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव चिल्ड्रन सिनेमा। मैंने कहा सिनेमा अगर बच्चे नहीं जाते तो बच्चे अगर सिनेमा नहीं जाते तो सिनेमा बच्चों तक जाए, मोबाइल लेके जाए। हाँ यस यस। मैंने कहा कि वो एक फिल्म आई थी राजा रानी को चाहिए पसीना, वो शांताराम ने बनाई थी, हैव यू सीन दैट। अरे मैंने कहा सर क्या फिल्म थी वो तो। अब मुझे कुछ पता नहीं सर, मैं अपना तीर मार रहा हूँ और तीर सब निशाने में बैठ रहे हैं। कभी कभी ऊपर वाला ऐसा करता है ना, हर गोटी अपनी जगह सेट होती है। उन्होंने कहा बस ठीक है, आई नीड सम स्मार्ट आदमी, ऐसे मुझे चाहिए, यंग है, एनर्जेटिक है, प्रोडक्शन मैनेजर का काम करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर का काम साहब मुझे लगा क्रिएटिव काम होगा, मुझे नहीं मालूम था, बाद में पता चला कि तो साला बहुत ही उल्टा सीधा काम था। पर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वाज सिलेक्टेड। सब लोग चाहते हैं बट ही हैज गॉट दिस, ये दैट। ही सेड लुक आई एम द चेयरमैन ना, मेरे को मालूम है क्या चाहिए, व्हाई आर यू वरीड, लेट मी टेक इट। अगले दिन राजकुमार स्टूडियो में पेशी हुई, बुलाया गया, वहां पर सब कुछ समझाया गया। शर्मा मेरी नाक नहीं काटना, तुमको मैंने इतने लोगों के बीच से बुलाया, समझे, तुम्हें ऐसा करना वैसा करना है साथ। बट आफ्टर दैट इट वाज नॉट लुकिंग बैक सर, देन आई रियलाइज कि किसी किसी का भाग्योदय होता है। उसके बाद से, लेकिन उस भाग्योदय के साथ मैंने कोशिश यही की, अपॉर्चुनिटी के साथ, कि मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं रखी सर। 18 घंटे 20 घंटे काम करता था। तो आप इस जो घटना हुई, इसके बाद आपको उन्होंने बॉम्बे में, उस वक्त बॉम्बे कहलाता था, आपको उन्होंने ले लिया, तो आप अपना शिफ्ट हो गए बॉम्बे अपना। मैं यहाँ पर आ गया, ब्रदर यहाँ पर थे तब। मेरे ब्रदर उस वक्त बैंक ऑफ इंडिया में थे, उनको घर मिला हुआ था। तो देखिए सब चीजें कभी कोई बैठना होती है। उस वक्त वो पेइंग गेस्ट थे जब मैं आया था इंटरव्यू देने। एक हफ्ते बाद उनको पोस्टिंग जब यहाँ पर फॉर्मल हुआ तो उनको घर भी मिल गया अंधेरी में। वो 2 बेडरूम हॉल था, तो एक कमरा मेरे लिए मिल गया, तो मुझे आने जाने की प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। एंड सडनली एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। एंड एक ही चक्कर उसमें था कि वो मेरा जो जॉब था वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 3 साल के बाद क्या करना फिर। तब मैंने उसी वक्त शुरू कर दिया कि मुझे अभी से दूसरे जॉब की तलाश करनी है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। उस वक्त मुझे जो है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में से मैंने एनएफडीसी, उस वक्त एक फाइनेंस मैनेजर की जरूरत थी, मैंने वहां अप्लाई कर दिया सर, मैं सेलेक्ट भी हो गया। अब मैं वहां जाने लगा तो शांताराम जी ने रोक दिया, ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, तुमको मैंने सब सेलेक्ट किया आउट ऑफ वे एंड ऑल दैट। मैंने कहा सर 3 साल का है, 3 साल के बाद आपका टेन्योर खत्म, मेरा खत्म, मैं कहाँ जाऊंगा फिर। नो नो नो, हाउ कैन इट बी, यू आर देयर फॉर लॉन्ग। सर बिकॉज ऑफ मी सारे जॉब परमानेंट हो गए गवर्नमेंट में, सबको एक्सेप्ट पेंशन, बाकी सब चीजें उनको मिल गई। And I stayed there in Children's Film Society till 1992, till I got selected through UPSC in Doordarshan. But this beach, there was a great learning, sir. I did film Indo-Mauritius co-production किया मैंने, first of its kind in the country.
मैंने फिल्में बहुत सारी बनाई, साउथ में, नॉर्थ में, कम से कम मेरे ख्याल 30-32 फिल्में बनाई, डबिंग की। तो उसमें मुकेश शर्मा जी आपका क्या रोल रहता था एज ए प्रोडक्शन मेरा मैनेजर? रोल सर बड़ा देखिए, हाँ अच्छा आपने सवाल, मेरा रोल क्या था कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में एक चेयरमैन, चाहे वो शांताराम हो, जया बच्चन हो, शबाना आदमी हो, अमोल पालेकर हो, एक प्रोड्यूसर इंचार्ज, एक लेडी, एक मैं, एक कैमरामैन और एक हेल्पर, बस 4-5 लोग हो गई चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, कुछ नहीं पूरे। अब हमारा काम होता था कि हम बाहर के डायरेक्टर हायर करें, उनको हायर करने के बाद उनकी टीम आती थी फिल्म बनाने के लिए। तो मान लीजिए आप जैसे डायरेक्टर हैं तो आपका कैमरामैन, आपका चीफ असिस्टेंट, आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट, आपका मेकअप मैन, आप ये सब हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते थे। और मैं अकेला CFSI रिप्रेजेंट करता था, उनको लोकेशन लेके जाता था, 1 महीना उनके साथ रहता था, फिल्में बनाता था। इस चक्कर में पंजाब में फिल्म बनाई, कश्मीर में बनाई मैंने, वेस्ट बंगाल में बनाई, नॉर्थ ईस्ट में बनाई, राइनो बनाई, साउथ में गया वहां बनाई, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स बट मैं सीख गया इस चक्कर में सारा काम। उस जमाने में मुझे याद है रामायण सीरियल शुरू हुआ था और मुझे शौक तो था, कीड़ा तो मेरे अंदर था। तो मैंने आपको शायद अगर आप अब देखेंगे दोबारा तो सुग्रीव का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक सिंधी कैरेक्टर होता था, वो उन्होंने सागर साहब ने पकड़ लिया था वहीं पर शूटिंग के दौरान। और चूंकि मुंह पे मास्क था तो वो कुछ भी बोलते थे, कुछ भी स्क्रिप्ट से मतलब नहीं, सिर्फ खड़े होकर। मुझे डबिंग मैंने करी उसकी, उस कैरेक्टर की, तो सुग्रीव के कम से कम जितने एपिसोड थे रामायण में सब मेरी आवाज थी। और ऐसे ही कृष्णा में हनुमान की आवाज मैंने दी क्योंकि सागर साहब को पसंद था। तो वो सब मैं अपना साइड में करता रहता था टू कीप माई सेल्फ बिजी। तो इसमें इस जो आपने डबिंग की उसका कुछ आपको भुगतान भी मिला? हाँ, उसका उस जमाने 500 रुपए पर डे मिलता था, सैलरी 1500 थी, 500 एक बार मिल गया तो साहब हम तो ऐसे हो जाते थे कि चांदी हो गई लॉटरी। एक मेरे पास यजदी मोटरसाइकिल थी, पेट्रोल भरा उसमें और उसके बाद पूरा यहाँ घुमा। एक मेरे मित्र हुआ करते थे, हम दोनों साथ उस वक्त घूमते थे। वी वर बोथ हैप्पी बट नॉट गे। तो ये आपकी थी चिल्ड्रन सोसाइटी तक आने की जीवन यात्रा। इसके बाद आप दूर UPSC में बैठे, जैसे आपने बताया, सिविल सर्विसेज, और आपने फिर दूरदर्शन को चुना इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी इसका आपको एक्सपोजर मिल चुका था। क्योंकि मुझे चूज करना था बिटवीन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, और 6 या 7 लोग सेलेक्ट हुए थे उसमें, मैं नंबर 2 था उस मेरिट लिस्ट में सर। तो उसमें आई थिंक 3 या 4 लोगों ने दूरदर्शन ऑप्ट किया, बाकी लोगों ने ऑल इंडिया। तो अब वो जर्नी जो आपकी शुरू हुई जीवन यात्रा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या क्या उसके दूरदर्शन में क्या हुआ सर कि पहले तो मेरे लिए झटका लगा कि मैं एक बड़े ग्लैमरस वर्ल्ड से आया था, मैं बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आया था। ठीक है, बड़ा पर्दा था लेकिन बड़े पर्दे में भी मैं खूब मंडूक हो गया था क्योंकि चिल्ड्रन फिल्म के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा था। माना कि मैं सारी चीजें खर्चा कर रहा था, करोड़ों रुपए मैंने उस जमाने में खर्चा किए, मेरे हाथ से खर्चा हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जॉब हो गया था, सब एक मतलब सरकारी जैसे कहते तंत्र, बट सिक्योरिटी थी जॉब की। और मेरी पहली पोस्टिंग एज डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र मुंबई में हुई। तो जब वहां हुई तो जया जी उस वक्त चेयरपर्सन थी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जया बच्चन। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम बीच में रुक जाएगा मुकेश, तो मैंने कहा मैं आपका भी करने को तैयार हूँ, उनका भी। तब फिर पहली बार ये हुआ है, कभी नहीं हुआ, जब मैं 2 उस वक्त पोस्ट होल्ड कर रहा था, एज आई वाज प्रोडक्शन ऑफिसर ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ DD के मुंबई। और मैंने 1 साल तक उन दोनों के काम किया, आधा दिन यहाँ बैठता था, आधा दिन वहां जाता था। तो दोनों जगह से आपको वेतन मिलता था? नहीं, दोनों जगह से नहीं मिलता था। जया जी से सिर्फ आशीष मिलता था, प्यार मिलता था, बाकी सारा भारत सरकार देती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वहां तो सिर्फ मैं काम उनके, चूंकि मेरा उनका एक बड़ी बहन की तरह मानता था, इसलिए था कि आई डू दैट। अब उसके बाद फिर ये आपकी तो जब मैं दूरदर्शन आ गया सर, तो दूरदर्शन में मैं फिर कभी थोड़ा लखनऊ में रहा, थोड़ा दिल्ली में रहा, जब तक फाइनली 2000 में मैं डायरेक्टर बन के यहाँ पर आ गया। उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं जब 1980 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में था, तब मैं जैसा आपसे कहा मैं डबिंग करता था, साथ साथ में प्लेस भी करता था, एक्टिंग भी करता था, शौक था अकेला। तो प्लेस जो होते थे वो दूरदर्शन के में होते थे, मैं यहाँ जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। एक दिन जब प्रैक्टिस करके लौट रहा था तो मुझे पता चला कि दूरदर्शन के एक नए डायरेक्टर आए। आई एम टॉकिंग वे बैक इन 1985। और वो नए डायरेक्टर का नाम था अब्दुल सत्तार ततारी। वो लखनऊ से मुझे परिचित थे और उनकी वाइफ मेरी धर्म बहन थी। मैं बड़ा एक्साइटेड था, अरे ततारी साहब आए हैं, मैं भागा भागा गया उनसे मिलने के लिए। उनके पीए ने मुझे रोक लिया कमरे में कि नो नो यू हैव गॉट नो अपॉइंटमेंट, यू कांट गो। आई सेड बट वो मेरे भाई की तरह मुझे जानते हैं यार। नो 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 नो, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, आई कांट अलाउ यू। वो मुझे छोकरा समझ के रोक रहा, उसने मुझे बैठा रखा साहब। 10-15 मिनट में बैठा रहा, उसके बाद मैंने समझ नहीं आया क्या करूँ। अंदर में थोड़ा सा झीरी से जेका झांक के, तो वो कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने कहा सिटिंग आइडल यार, जाने दे। नो 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 सर, नो अपॉइंटमेंट कांट गो। अच्छा भाई, मैं बाहर निकलने लगा, ऐसे ही मैंने उनका दरवाजा था वो खोल दिया, इसका छोड़ के, वो डायरेक्ट खुलता था। उन्होंने मुझे देखा, अरे मुकेश तुम। मैंने कहा भाई साहब आप, अरे तुम। मैंने कहा वो तो कह रहा है आप बिजी हैं। अरे वो पागल है, वो नंदी है, तुम आओ अंदर आओ।
अंदर आके बैठ गया, खैर सब बातचीत हुई, सब कुछ हुई, मुझे बड़ा वो लग रहा था। सीधे वापस आते हैं 2000, 15 साल के बाद, अब मैं डायरेक्टर होकर वहीं आया हूँ। वही मेरे पीए, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, वही वहां बैठे थे और उन्होंने जो है पहचाना नहीं। मैंने कहा हेलो नमस्ते, पहचाना आपने मुझे? नो सर, 15 साल आए, कितने लोग आते जाते उसे क्या याद होगा। मैंने कहा अच्छा जाने दो। मैंने कहा आपका नया डायरेक्टर हूँ, नाम है मेरा स्वयं मुकेश शर्मा। अरे सर आप, वो खड़ा हो गया। मैंने आप आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है, मित्र हूँ मैं आपका, यहाँ हम लोग बॉस नहीं है, यहाँ पर सब लीडर है, आप भी लीडर, मैं भी, आप भी प्लेयर, मैं भी प्लेयर, सब टीम प्लेयर है। अच्छा है रामू जी अंदर आइए। तो बुलाया मैंने शक्ति को, फिर मैंने कहा सुनिए भाई साहब एक काम करिए, ये जो तख्ती लगी हुई है बाहर 3 से 5 डायरेक्टर से मिलने के समय, इसको फेंक दीजिए, ये चाहिए ही नहीं हमको। कोई भी आया उसे रोकिए मत, यू ब्रिंग एवरीवन इनसाइड, आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज नथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। यार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्रिएटिव काम के लिए, यहाँ क्रिएटिव लोग आएंगे जिनको समय देना है, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो। एंड दैट सर चेंज द होल परसेप्शन ऑफ द केंद्र because the approach was very human. I would myself pick up things from there. I would cleanliness this and that. यानी उन्होंने कहा ये डायरेक्टर कैसा, लेकिन साथ साथ मेरे बहुत बड़े बाल थे, मैं पोनीटेल रखता था, तो देखने के लिए आते थे कि ये डायरेक्टर के पोनीटेल इतनी लंबी है कैसा है। तो मैंने उनको अपरेंटली फसाद तो बड़ा अच्छा दिखाया, लेकिन यहाँ मेरे पास मैटर था क्योंकि मैं फिल्म का काम करके आया था, एडिटिंग भी कर लेता था, मैं राइटिंग भी कर लेता था, एंकरिंग कर देता था। कभी कोई, मुझे याद है उनकी डेथ हुई थी आपके अमरीश पुरी की, और एकदम शाम को न्यूज जानी थी, प्रोग्राम दिल्ली ने कहा नेशनल नेटवर्क पर जाएगा, क्या करेंगे। 95-96 की बात है, और मे बी 2000, आई डोंट रिमेम्बर। इमीडिएटली सर मैंने अपना तैयार किया, कपड़े, स्क्रिप्ट लिखी, आया, बालों में तेल वेल डाला, बनाया थोड़ा सीरियस, और पूरा मैंने एंकर किया, लाइव प्रोग्राम किया सर। दे वर सरप्राइज, इनफैक्ट माय ओन पीपल, सीईओ और डीजी बोले उस वक्त, व्हाई डोंट यू पिक अप दिस ओनली। मैंने कहा साहब ये तो ऐसा है, ये आता है काम, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं इसी का, मैं करता हूँ, मुझे मजा आता है, दैट्स हाउ इट इज। सो वन शुड नो एवरीथिंग एज आई फील। काम करने का जब जरूरत हो तो आप उन जूतों में पैर डाल सकें जो कि आपको मालूम है कि काटेंगे नहीं, और आप ले जा सकते हैं आपको। तो आप उस वक्त दूरदर्शन केंद्र के डायरेक्टर बन गए, उसके बाद आपने और भी आगे प्रोग्रेस की जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद सर मैं 2000 से लेकर 2007 तक मैं दूरदर्शन का डायरेक्टर रहा, और इस बीच मैंने केंद्र को, जैसा कि आपने शुरू में इंट्रो में बताया, केंद्र को नंबर 1 केंद्र बता दिया। उस वक्त केंद्र का रेवेन्यू कुछ मेरे ख्याल है 9-10 करोड़ था, मैंने मेहनत करके करीब 40-45 करोड़ पहुंचा दिया 4-5 साल में, जो अपने आप में एक बड़ा वो था लैंडमार्क। उतना कभी आ नहीं पाए, लेकिन उस वक्त देखिए जब मैं ऊपर जा रहा था अकेला बंबई, तो बाकी सारे केंद्रों के रेवेन्यू नीचे आ रहे थे, और किसी ने अकल लगाने की कोशिश नहीं की ये बंदा क्या कर रहा है, एटलीस्ट इसको रिप्लिकेट ही करें, इसकी प्रोग्रामिंग रिप्लिकेट करें तो बात होगी। क्योंकि तब फोन इन नहीं होता था, और मैं लाइव फोन इन प्रोग्राम मैंने किए। जब ये हो रहा था तो उसके बाद नेचुरली फिर मैं, क्योंकि उस वक्त मुकेश जी मैं रोकना चाहूँ, उस वक्त जो आप समय बता रहे हैं उस वक्त प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे। हाँ, तो काफी कंपटीशन होता होगा आपका। था मेरा कंप्यूटर में, जी था, जी मराठी था, क्योंकि मेरा रीजनल चैनल था, जी मराठी था, अल्फा करके उस वक्त नाम था उसका, और एक और कोई चैनल था। तो आई थिंक सिर्फ जी मराठी रह गया, बाकी का सारा शेयर मार्केट मैंने कैप्चर कर लिया था। उन्होंने कहा जब तक शर्मा बैठा है ये पैसा नहीं आने देगा। और मेरे पास क्या था कि 6 स्टूडियो थे सर, 6 के 6 स्टूडियो मेरे बिजी रहते थे। मेरे लोगों की कमर टेढ़ी हो गई थी, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम 10 बजे आओ, अपनी मस्ती में काम करो, 12 बजे खत्म कर रहे हो, सो सकते हो अगले दिन, लेकिन 6 बजे की या 7 बजे की न्यूज 7 बजे जाएगी, 9 बजे का प्रोग्राम 9 बजे आएगा, ये देख लेना बस। तो वो फ्रीडम था उनको काम करने का जैसा वो कर रहे हैं। एंड दैट एज आई सेड कि वो अप्रोच ही इटसेल्फ वैसा दोबारा आएगा नहीं। फिर आई स्टार्टेड लॉट ऑफ न्यू प्रोग्राम्स, मैंने अवार्ड फंक्शन शुरू किए सर। बल्कि एक प्रोग्राम मुझे अभी याद है, प्रेरणा पुरस्कार करके माँ बेटी की थीम पर मैंने किया था, जब न भारत टाइम्स वाले आए थे कुछ करवाने के लिए कि साहब हम लोग वैसा महाराष्ट्र टाइम्स के कि एक क्या कैटवॉक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। मैंने कहा साहब दिस इज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर, वी आर केटरिंग टू द सिटीजंस एंड नॉट टू द कंज्यूमर्स ओनली, सो वी हैव अ वेरी क्लियर कट गाइडलाइंस, लेट मी मेक समथिंग फॉर यू। तब मैंने सर बेटी, एक माँ को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में फेलिसिटेट करे, ये एक थॉट लिया। और उस थॉट को लेके बेटी भी कैसे कि अगर एक तरफ शबाना आजमी है वो शौकत को कर रही, तो दूसरी तरफ एक काम वाली बाई है, उसकी लड़की ने एक बैडमिंटन चैंपियन बन के स्टेट पर नाम पहुंचाया। तो उसके लिए वो अब जर्नी अपने आप में बहुत बड़ी। तो वो जो मैट्रिक्स था उसका, वो मैट्रिक्स को मैं ग्रेजुअली ऐसा करता, एक तरफ मिस इंडिया है तो एक तरफ मैंने पाया कि एक लोग उसको, मुझे आई वाज लकी, आपका कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें जो एड फिल्म का अवार्ड्स होते हैं, ब्रॉन्ज लाइन्स, उसमें भी आई गॉट द ब्रॉन्ज लाइन फॉर द क्रिएटिव थिंग। और उसके बाद वो नहीं, बट आई पिक्ड अप लॉट ऑफ मनी बिकॉज दिस माँ का जो बेटी का प्रोग्राम था ये एवरी सेकंड संडे ऑफ मे होता था, और उस वक्त कोई कुछ नहीं करता था। मैं 1 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लेता था आराम से, रात में 9 बजे लगा के 2:30। मुकेश जी मुझे याद है एक आपने प्रोग्राम किया था, उसमें एक आईएएस लेडी आईएएस ऑफिसर को लिया था, वो यही प्रोग्राम था।
जी। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे याद है कि मैं जब आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑफिस और मैं सब फाइनल कर रहा था जल्दी जल्दी, मदर एंड डॉटर, तो मुझे किसी ने बताया कि वो लेडी को जरा बुलाओ बिकॉज उसकी बड़ी वैसी स्टोरी है। मैंने फोन किया, वो शी वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। शी सेड मेरी मदर तो है नहीं, उनकी तो डेथ हो गई है। तो जब मैं सीलिंग से एंटर कर रहा था तब उसने डायलॉग बोला, मैंने फोन रख दिया, सीलिंग से बाहर आया तो मेरे पास एक जवाब था। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा तो उनको पोस्टमसली हम करते हैं ना, उसमें क्या कष्ट है, आप तब तो आ सकती हैं, I'll send you the flight ticket, I'll do everything. Somehow I wanted to call her because her story was very strong. She came down and then उनको मैंने posthumously कराया उनसे, and she knew that, and rest is history. You have seen that program, उसका तो it's available on video. तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छी जर्नी की और उसके बाद आप रिटायर हुए और उसके बाद भी आपने अपने को नहीं रोका। अब आप NNMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई में डीन हो गए। उसका भी जल्दी से बता दूं आपको कि हुआ क्या कि बड़ा इंटरेस्टिंग कि मैंने बीच में, हाँ, जब जेटली साहब मिनिस्टर थे तब उस वक्त मेरे पास 5 चार्ज थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट। मैं एडिशनल डीजी दूरदर्शन था वेस्ट जोन, एडिशनल डीजी साउथ जोन, मैं मार्केटिंग हेड ऑफ प्रसार भारती, मैं बॉम्बे डीडीके का डायरेक्टर और डीजी फिल्म्स डिवीजन। तो 5 टोपियां पहना दी मुझे और कहा कि तुम देखो, लेकिन मैंने बड़ा सही ढंग से किया। 2017 में मैं रिटायर हो गया सर। तो 2017 में रमेश सिप्पी जी शोले वाले अपने आए, मुझे पकड़ के ले गए, बोले हमने एक कॉलेज खोला है, मैं चाहता हूँ कि आप एडवाइजरी कैपेसिटी में उसको हमारे को गाइड करें करके। मैंने साहब पैसा वैसा तो ले नहीं सकता बिकॉज 1 साल तक कूलिंग पीरियड है मेरा, बट आई वाज कीन ऑफ लर्निंग। इस बीच मैंने, हाँ सर, 2 चीज और काम कर लिए। मैंने मास्टर्स भी कर लिया था व्हेन आई वाज द डायरेक्टर ऑफ डीडीके मुंबई, मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, और मैंने इस बीच पीएचडी भी कर ली थी। तो मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स में धीरे धीरे, मैंने रुझान तो था ही, मैंने अपने को डाल दिया। वहां मैं रहा 1.25 साल। उसके बाद एकेडमिक्स में मैं बढ़ गया। देन आई वाज विद डीजीएमसी देवी प्रसाद गोयनका मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडीज, वहां पर भी एज ए डीन ऑफ स्कूल में बन गया प्रॉपरली, फिर ऑफ कोर्स एवरीथिंग। उसके बाद फाइनली 1 साल से मैं नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, वहां पर एज ए डीन स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग का है। एंड इट्स इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज वी हैव गॉट प्रहलाद कक्कड़ जी एज इट्स मेंटर आल्सो, सो दैट इज देयर। लेकिन एक और अच्छा हुआ, 1 साल जब ये बंद रहा कोविड की वजह से, तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ लोगों को पैपअप करना चाहिए। एटलीस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग मेरे खून में था, और अब चूंकि ये सब अवेलेबल है और मुझे थोड़ा सोशल मीडिया का मुझे शुरू से शौक था, तो मैं थोड़ा सा खेल भी कर लेता था, जानता भी था चीजों को, हाउ टू नो टेक्निकली। तो मैंने एक चैनल शुरू किया, उसका नाम है कहानियों का अनोखा अंदाज, मुकेश शर्मा। मैं 4-5 मिनट में कहानी सुनाता हूँ ऐसे ही हिंदी में, और वो कहानियां ऐसी हैं कि उसमें, अगर आपको याद है प्रोग्राम आता था विक्रम और बेताल, उसमें जब बेताल पूछता था कि तूने अगर नहीं बताया राजन तो तेरे सर के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो लोग उसको जानने के लिए रहते थे कि यार इसका थॉट क्या निकलेगा आंसर। वही मैंने शुरू किया है। तो मैं कहानी सुनाने के बाद 3-2.5 मिनट में, एक 50 सेकंड में उसका जो नींबू का निचोड़ है, निष्कर्ष निकाल के लोगों को पकड़ा देता हूँ, एंड पीपल से हाँ यार ये तो हमने ऐसे सोचा नहीं था। सो दैट इज व्हाई इट हैज पिक्ड अप। और आज सर मजाक मजाक में 2000 सब्सक्राइबर्स हैं ऑर्गेनिक को भी। बहुत ही रोचक आपकी जीवन यात्रा रही अभी तक, और मैं सोचता हूं कि आगे भी बहुत रहेगी। आप चलते चलते क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि किस तरह आज की युवा पीढ़ी, और खासकर इस विषम परिस्थितियों में जो कोविड में हो रही है, आप क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सर कि डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि तूफान का काम है आना और उसका चले जाना। हमारा काम है तूफान में न घुसना बल्कि लेट जाना। तो अगर हम थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कभी कभी लंबी कूद मारने के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है। तो ठीक है, सरकार पीछे आ गई, हम पीछे आ गए, लोग पीछे आ गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं सब खत्म हो गया। तो एक तो ये है। दूसरा मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी आज की जो मैंने देखा है, I do not know, maybe I am wrong even and I would love to be wrong, अपने पेरेंट्स के साथ उतनी वो नहीं है जितना कि हम लोगों के टाइम पर था। वो ये बात भूल जाती है कि युवा पीढ़ी उस पेंसिल की तरह है कि जब वो गलतियां करती हैं तो पेरेंट्स वो हैं जो उस इरेजर से वो गलतियां मिटाते हैं, लेकिन जब भी वो मिटाते हैं सर तो वो खुद भी थोड़े खत्म हो जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह इरेज हो जाती है। तो इस बात को दे शुड अप्रिशिएट दिस कि if they are holding your hand, if they are telling you something to do good, you must not let it go like that. You must be able to do something good about it. बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश शर्मा आपका कि आज आपने अपनी जीवन यात्रा के बारे में जो संस्मरण सुनाए हैं, मैं सोचता हूं कि बहुत ही प्रेरणादायक होंगे, ना ओनली युवाओं के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो ये सोचते हैं कि हम जिंदगी में आज रिटायर्ड हो गए
तो हम क्या करें, क्योंकि आपका जीवन जो है अपने आप में एक इस तरह का अनुभव है जो लोग महसूस करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश शर्मा आपका। और आज और कल लाल गोयल के संग में आज आपने देखा डॉक्टर मुकेश शर्मा को, जिन्होंने अपने जीवन संस्मरण सुनाए। एंड टुडेज प्रोग्राम, आज का जो कार्यक्रम है वो V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज पे सीधा प्रसारित किया गया और इसको फेसबुक और यूट्यूब पे भी सीधा दिखाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश शर्मा आपका कि आपने आज आके हमारे आज और कल लाल गोयल के संग के दर्शकों को बहुत कुछ अपने जीवन संस्मरण सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।